हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपको और भी बढ़िया करने के लिए आपके लिए मैं आज का लेसन लेकर आ चुकी हूँ। तो आज का जो लेसन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन दी है कि लिंग की उत्पत्ति। तो जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे यानी कि जीवों में जनन आई मीन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो लेक्चर हम पढ़े थे, तो हमने कुल 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 7 लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले क्या हुआ था कि इसकी उत्पत्ति का एक सिद्धांत दिया था, हंगर का सिद्धांत। तो उसके बारे में डिटेल से वर्णन करते हैं, तो मैं आपको समझाती हूँ। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हंगर का सिद्धांत था वो क्या कहता है। तो जो हंगर थे उन्होंने बताया था कि जो सिद्धांत है या कह सकते हो लिंग की उत्पत्ति, ये सबसे पहले उन्होंने देखा था शैवाल और प्रोटिस्टा में। अब शैवाल और प्रोटिस्टा बहुत ही छोटे जीव हैं और ये जमीन के अंदर रहते हैं। जब भी जमीन के अंदर अनुकूल परिस्थिति आती है तब ये क्या करते हैं कि अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन में क्या मैंने पढ़ाया था आपको याद होगा। तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उनमें जो संलयन व निषेचन सी क्रिया होती है वो नहीं होती है। और एक खास बात कि इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। ये अलैंगिक जनन के बारे में मैंने आपको डिटेल से पहले पढ़ा रखा है। आई होप कि आपको याद होगा, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने आपको नोट भी प्रोवाइड कर दिए हैं और लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिया है, ताकि ना ही आपको कोई समझने में प्रॉब्लम हो ना ही नोट्स बनाने में। तो आज का जो टॉपिक है वो है लिंग की उत्पत्ति। लिंग की उत्पत्ति में क्या था कि हंगर ने बताया था कि जो शैवाल और प्रोटिस्टा होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर अनुकूल परिस्थिति जब भी आती है तो वो क्या करते हैं कि अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें ना तो युग्मकों का निर्माण होता है ना ही संलयन व निषेचन जैसी कोई क्रिया होती है। और इसमें क्या होता है कि जो इसमें जनक होता है वो दो या दो से अधिक भागों में टूटकर नए जीवों को जन्म देता है। तो इसमें क्या होता है, जो शैवाल और प्रोटिस्टा जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो इनमें क्या होता है कि ये अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जब भी अलैंगिक जनन होगा तो क्या होगा, जो जनक होगा वो गुणन करेगा। गुणन का मतलब क्या होता है, टूटना। गुणन करेगा और गुणन करके क्या करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगी, आप जब उसको पढ़ोगे आपको समझ में एकदम डिटेल से आ जाएगा। तो मैं आगे बात करती हूँ। तो अब बात करते हैं कि जब अलैंगिक जनन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। जब अनुकूल परिस्थिति में होता है तो अलैंगिक जनन होता है, लेकिन जब इसमें प्रतिकूल परिस्थिति आती है, मतलब कि इनमें अलैंगिक जनन की बजाय लैंगिक जनन होगा। मतलब अनुकूल परिस्थिति में अलैंगिक जनन, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में लैंगिक जनन, मतलब इसमें युग्मकों का निर्माण भी होगा, संलयन व निषेचन की क्रिया भी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब अनुकूल परिस्थिति के बजाय जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो क्या होता है कि ये युग्मक का निर्माण करते हैं। युग्मक का निर्माण करते हैं मतलब इसमें लैंगिक क्रिया होगी या लैंगिक जनन होगा। तो लैंगिक जनन में क्या हुआ कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो इसमें युग्मक का निर्माण होगा, और जब युग्मक का निर्माण होगा तो युग्मनस का निर्माण भी होगा। ह्यूमस के निर्माण के बाद क्या होता है, इसके चारों ओर, मतलब जैसे हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है वैसे उसके चारों ओर क्या होगा, एक भित्ति का निर्माण होगा। भित्ति का निर्माण का मतलब ये है कि उसके चारों ओर जब एक भित्ति का निर्माण होगा जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर कहते हैं। जाइगोस्पोर होने के बाद क्या होता है कि जाइगोस्पोर में क्या होगा कि इसमें जब अनुकूल परिस्थिति आएगी, अनुकूल परिस्थिति आते ही क्या होगा कि इसमें जो अनुकूल परिस्थिति आएगी तो उसके बाद वो एक नए जीव का निर्माण करता है। और ये पूरा सिद्धांत हमारा क्या कहता है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आई होप कि आपको अब तक समझ में आया होगा, नहीं आया तो मेरी बातों को फिर से ध्यान सुनिए, आई होप कि आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हंगर का सिद्धांत क्या कहता है। हंगर का सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले इन्होंने क्या देखा था कि ये शैवाल और प्रोटिस्टा में होता है। शैवाल और प्रोटिस्टा में क्या होता है, और जब अनुकूल परिस्थिति आती जमीन के अंदर तो क्या होता है कि जो शैवाल और प्रोटिस्टा होते हैं उनमें क्या होता है कि अलैंगिक जनन क्रिया होती है। अलैंगिक जनन क्रिया का मतलब ये है कि वो गुणन करके अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। गुणन का मतलब होता है टूटना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि
जो जनक होता है वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर अपनी संख्या में वृद्धि करता है, आई मीन संततियों को जन्म देता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। उसके बाद क्या बताया है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है कि जो जीव होता है युग्मक का निर्माण करता है, और जब युग्मक का निर्माण होगा तो युग्मनज का निर्माण भी होगा, और जब युग्मनज का निर्माण होगा तो क्या होगा कि उसके चारों ओर एक भित्ति का निर्माण होगा, और उस भित्ति को हम कहते हैं जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर में क्या होता है कि जब इसमें अनुकूल परिस्थिति आएगी तो क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण होगा। ये क्रिया पूरी आपको समझ में आ गई होगी कि ये सिद्धांत क्या कहता है। तो अब हम बात करते हैं जीवन चक्र की अवस्था के बारे में। तो ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला कायिक जनन, जिसे हम कहते हैं किशोर अवस्था। दूसरा है प्रजनन अवस्था, जिसे हम जनन अवस्था भी कहते हैं। तीसरा है जीर्णावस्था, जिसे हम प्रौढ़ अवस्था भी कहते हैं। तो आपको तीनों समझ में आगे होंगे। तो मैं आपको इसकी डिफिनेशन बताती हूँ, इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, इसके कितने पार्ट्स हैं ये भी बताती हूँ। तो फिर देखते रहिएगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कायिक या किशोर अवस्था होता है कि उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा कि शरीर का विकास होगा। मतलब अगर कोई बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले क्या होती है, उसकी किशोर अवस्था होती है। और किशोर अवस्था में क्या होता है कि उसके शरीर का विकास होता है, तो यहाँ पे वही बताया गया है। और उसके बाद दूसरा क्या है कि जनन क्षमता का विकास होता है। मतलब जब उसकी एज बड़ी होगी तो उसकी जो जनन क्षमता होगी वो भी बड़ी होगी, तो यहाँ पे वो बताया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो तीसरा है उसमें क्या बताया गया है कि जननांग परिपक्व नहीं होंगे। मतलब जो जनन करने वाले अंग होंगे वो परिपक्व नहीं होते, सिर्फ वृद्धि करते हैं, और उसके बाद जब प्रौढ़ अवस्था आती तब वो परिपक्व होते हैं। तो यहाँ पे जो इसके जननांग होते हैं वो परिपक्व नहीं होते, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये प्रजनन अवस्था की पूर्व अवस्था है। मतलब कायिक अवस्था यानी कि किशोर अवस्था। किशोर अवस्था क्या होती है, जो दूसरी अवस्था होती है यानी कि जनन अवस्था यानी कि प्रजनन अवस्था, दोनों नाम से जाना जाता है। तो उससे पहले क्या होता है कि कायिक या किशोर अवस्था आती है। तो यहाँ पे ये बताया गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं सेकेंड जो पार्ट है यानी कि प्रजनन अवस्था, यानी कि इसका जो सेकेंड नाम है उसे हम जनन अवस्था कहते हैं। उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी शुरुआती कंडीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं कि यौवनारंभ कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। और जो पहला पार्ट है वो होता है मोनोकार्पिक, दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। तो मैं आपको समझाती हूँ, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और जो भी आपको चीज़ लगती है नोट करने वाली कर लीजिए, वरना मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसमें देख सकते हो। उसमें मैं डिटेल से लिख रखा है और आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो मैं आपको समझाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रजनन अवस्था या जनन अवस्था, यहाँ पे मैंने किशोर गलती से लिख दिया है, आप जनन कर लीजिएगा। और प्रजनन अवस्था या जनन अवस्था को मतलब मैंने आपको इसकी जो डिफिनेशन थी वो समझाया कि प्रजनन अवस्था की शुरुआती स्थिति को हम यौवनारंभ कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद हम बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया कि मोनो और पॉली। मोनो का मतलब आप समझते होगे पहला, और पॉली मतलब बहुत सारे। तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ आगे कि इसके अंतर्गत जो ये 2 पार्ट है इसमें क्या होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे जो मोनोकार्पिक है उसकी डिफिनेशन मैंने लिखी है, तो मैं आपको समझाती हूँ और पढ़ती जाती हूँ। आपको जो भी मतलब आपको लगे कि आपको यहाँ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका हल भी दे दूँगी। तो यहाँ पे जो बताया गया है वो ये है कि ये जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन उत्पन्न करते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये केवल अपने पूरे जीवन काल का मतलब क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है वो होता है जीवन काल। तो जीवन काल का मतलब होता है कि ये पूरी उम्र में अपना क्या करते हैं, सिर्फ एक ही बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका उदाहरण क्या है कि 1 वर्षीय पादप जैसे गेहूं और चावल सिर्फ वर्ष में एक बार होता है। और उसके बाद जो द्विवर्षीय पादप है वो है गाजर, मूली। और बहुवर्षीय जो पादप है वो है जैसे कुछ बांस जैसे कि नीला कुरंजी। नीला कुरंजी के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, यानी कि जो 12 वर्ष में केवल एक बार होता है। और इसे सबसे पहले सन 2008 में देखा गया था, वो भी
2 राज्यों में, यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं और आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। जो पॉलीकार्पिक है उसमें क्या होता है कि एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार पुष्पन होता है। मतलब पॉली मैंने आपको पहले बताया था, बहुत सारे, मोनो मतलब केवल एक। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोनो मतलब होता है एक और पॉली मतलब होता है दो या दो से अधिक। तो यहाँ पे पॉली मतलब बहुत सारे कह सकते हो। तो ये क्या होता है कि निश्चित अंतराल के बाद बार बार पुष्पन करते हैं। मतलब एक बार किया, उसके बाद फिर थोड़ा अंतराल हुआ, मतलब अंतराल का मतलब होता है अंतर। अंतर के बाद फिर से उन्होंने पुष्प उत्पन्न किया। ऐसे बार बार उत्पन्न करते थे। मैं आगे आपको समझाती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये बहुवर्षीय पादप है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। और जो इसका दूसरा जो नंबर है उसमें क्या बताया गया है कि वर्ष भर पुष्प धारण करने वाले पुष्प, जैसे कि गुड़हल। गुड़हल एक ऐसा पादप है जो कि मतलब हर वर्ष में पुष्प उत्पन्न करता है। मतलब कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, वो पुष्प उत्पन्न करता है और पूरे साल भर पुष्प उसमें रहते हैं। और आपके आसपास तो बहुत सारे गुड़हल के पेड़ होंगे, आप देख सकते हैं। गुड़हल देखना कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह, हर गांव में, हर गली में लगा ही रहता है कहीं ना कहीं। तो आप देख सकते हो और उसमें हमेशा पुष्प रहते हैं। और उसके बाद जो तीसरा नंबर है उसमें क्या बताया गया है कि वर्ष के किसी विशेष मौसम में पुष्प धारण करने वाले, जैसे आम, सेब, अंगूर, संतरा। आपने देखा हो कि बहुत किसी एक मौसम में निश्चित है कि हाँ इस मौसम में आम फरेंगे, इस मौसम में सेब, इस मौसम में अंगूर, इस मौसम में संतरा। ये एक विशेष मौसम में फरते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई विशेष मौसम में धारण करने वाले जो पुष्प होते हैं वो पुष्प है, उसका नाम है आम, सेब, अंगूर, संतरा। और उसके बाद जो चौथा नंबर उसमें बताया गया है कि इसके अंतर पुष्पीय काल को पुनः प्राप्ति काल कहा जाता है। मतलब कि इसके अंतर पुष्पीय मतलब जैसे कि पुष्प के अंदर क्या होता है कि नर जननांग और मादा जननांग होते हैं और वो आपस में मिलकर एक संतति का निर्माण करते हैं। वैसे ही इसमें बताया गया कि जो अंदर पुष्पीय काल को पुनः प्राप्ति काल मतलब फिर से किसी नए जीव का निर्माण करना, फिर से नए पादप का निर्माण करना, तो पुनः प्राप्ति काल भी कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जंतु प्रजनन की। तो मैं आपको समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, तो मैं आपको समझाती हूँ। उसके बाद जो जंतु प्रजनन है उसमें बताया गया है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। मतलब एक होता है मौसमी प्रजनन, इसको कहते हैं असतत जनन भी, और जो दूसरा है उसको हम सतत जनन या प्रजनक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं डिटेल से समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया गया है मौसमी प्रजनक या प्रजनन में, इसमें बताया गया किसी निश्चित अवस्था के अंदर ही, अगर वो निश्चित ऋतु या निश्चित अवस्था के अंदर किसी निश्चित मौसम के अंदर ही अगर वो प्रजनन कर रहा है तो उसे हम मौसमी प्रजनन कहते हैं। मौसमी प्रजनन का मतलब यहाँ पे ये है कोई एक निश्चित ऋतु हो, कोई निश्चित मौसम हो, कोई निश्चित मतलब समय हो कि हाँ इसी के अंदर वो प्रजनन करेगा, तो उसे हम कहते हैं मौसमी प्रजनन। मौसमी प्रजनन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो उदाहरण है वो है पक्षी और मेढक। मेढक और पक्षी में क्या होता है, एक निश्चित ऋतु होगी और निश्चित समय होगा कि हाँ वो इस समय प्रजनन करेंगे, और आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, यानी कि मौसमी प्रजनन जंतु प्रजनन का पहला पार्ट था, और जो सेकंड पार्ट है वो है सतत प्रजनन। तो इसको मैं आपको डिटेल समझाती हूँ, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। और आई होप कि आपको अब तक सब कुछ समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो सतत प्रजनक था या प्रजनन है उसमें क्या होता है कि ऐसे जीव जो किसी भी ऋतु के अंदर अगर वो प्रजनन करते हैं तो उसे हम सतत प्रजनक कहते हैं। मतलब किसी भी ऋतु के अंदर, मतलब कोई भी मौसम हो, कोई भी वो हो, अगर उसके अंदर वो प्रजनन करता है तो उसे हम सतत प्रजनन कहते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो इसके अंतर्गत जो सेकंड पार्ट है, यानी कि जो पहला पार्ट था वो था जंतु प्रजनक, और उसमें क्या था कि 2 पार्ट थे, मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक। और जो जंतु प्रजनक फर्स्ट पार्ट था, और इसी का सेकंड पार्ट है प्राणियों में प्रजनन चक्र। तो इसको मैं डिटेल समझाती हूँ, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो मैं आपको समझाती हूँ।
तो सबसे पहले जो प्राणियों में प्रजनक चक्र है उसमें क्या होता है कि प्राणियों में प्रजनक चक्र 2 प्रकार के होते हैं और 2 प्रकार के चक्र होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो पहला चक्र है वो है रज चक्र, दूसरा है मध चक्र या इसको स्ट्रॉस चक्र भी कहते हैं। और उसके बाद जो रज चक्र होता है इसमें क्या होता है कि ये प्राइमेट्स मादाओं में होती है। इसकी शुरुआत 12 से 14 वर्ष के अंदर होती है। मतलब ये प्राइमेट्स मादाओं में होती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी गर्ल्स होगी या मादा होगी उसमें क्या होगा कि 12 से 14 वर्ष के अंदर होता है। और क्या इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं कि रजोदर्शन कहते हैं। और ये लगभग 28 दिन के अंतराल में होता है। और यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है कि 50 वर्ष की उम्र के बाद ये समाप्त हो जाता है। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। जब ये चक्र चला जाता है तो क्या होता है कि प्राणी में लैंगिक उत्तेजना समाप्त हो जाती है। और जो इसका उदाहरण है वो है मनुष्य या बंदर या लंगूर। मनुष्य, बंदर, लंगूर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्राय प्राइमेट्स मादाओं में होता है। इसकी शुरुआत लगभग 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है। इसी कारण इसे हम रजोदर्शन कहते हैं। और ये लगभग 28 दिन की अंतराल में होता है और ये 50 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। तथा जब ये चक्र चला जाता है तो ये जो जिस प्राणी में चला जाता है उसके बाद क्या होता है कि उसमें लैंगिक उत्तेजना नहीं होती। इसका उदाहरण है लंगूर, बंदर और मनुष्य। तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि रजोदर्शन किसे कहते हैं या रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं, ये कितने वर्ष की उम्र में होता है और कितने दिन के अंतराल में होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो है मध चक्र। मध चक्र में क्या होता है कि ये प्राइमेट्स मादाओं में होता है, जैसा कि रज चक्र प्राइमेट्स मादाओं में होता था, जबकि मध चक्र प्राइमेट्स मादाओं में होता है। इसे ऑस्ट्रस काल भी कहते हैं। इसे ऑस्ट्रस काल भी कहते हैं। इस प्राणी में रक्त में एस्ट्रोजन का स्रावण होता है, जिससे इसका स्तर बढ़ जाता है, जिससे संभोग की इच्छा बढ़ जाती है, जिससे प्रजनन करती है। उसके बाद जो इसका उदाहरण है वो है गाय। गाय में क्या होता है कि 18 घंटे चलता है। कुत्ता और बिल्ली में क्या होता है कि 1 सप्ताह चलता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो थोड़ी सी और इसके आगे वो मैं आपको समझाती हूँ। तो उसके बाद संभोग की इच्छा, निष्क्रिय यहाँ पे कटा हुआ वर्ड है, आप इसको ना लीजिएगा। उसके बाद संभोग की इच्छा समाप्त हो जाती है तो इसे निष्क्रिय काल कहते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि निष्क्रिय काल किसे कहते हैं, या ऑप्शन में करके पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद क्या होता है कि जनन का स्तर जो होता है वो क्या होता है कि टूटने लग जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। ये वापस उनके ऊतकों द्वारा वही प्रजनन स्तर अवशोषित कर लेता है। लेकिन जो आपने पढ़ा था रज चक्र में क्या होता है कि ये शरीर के बाहर जो रक्त होता है वो निकल जाता है और रक्त के माध्यम से बाहर निकलता है। लेकिन जो मध चक्र है, मध चक्र में क्या होता है कि शरीर से बाहर नहीं निकलता बल्कि उनके ऊतकों द्वारा वही प्रजनन स्तर अवशोषित कर लेता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि जो मध चक्र है और रज चक्र है उसमें अंतर क्या है। रज चक्र में क्या होता है कि ये शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन मध चक्र में क्या होता है कि अवशोषित कर लिया जाता है। और इसमें जो गाय और कुत्ता बिल्ली का जो कितने घंटे चलता है ये भी आपको ध्यान रखना है। गाय में 18 घंटे, कुत्ता बिल्ली में 1 सप्ताह। तो आपको ध्यान रख। अब तक हमने 3 काल पढ़े थे, यानी कि जो पहला काल था वो था किशोरावस्था, दूसरा था जनन अवस्था, तीसरा था प्रौढ़ अवस्था या जीर्णावस्था। तो जीर्णावस्था में अभी तक हमने नहीं पढ़ा, मैं आपको समझाती हूँ। जीर्णावस्था में क्या होता है कि जो जीव होता है, जीव का शरीर जो होता है बूढ़ा हो जाता है, यानी कि पूरा परिपक्व होने के बाद वो क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो ऊतक होते हैं वो बनना नष्ट हो जाते हैं, कोश का विभाजन नहीं होता है और अंत में क्या होता है, इस जीव की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि ये सत्य था, सार्वभौमिक सत्य है कि जन्म होता है तो मृत्यु भी होगी, सेम वही कंडीशन है। पहला जो किशोर अवस्था था उसमें क्या हुआ, फिर उसके बाद जनन अवस्था में क्या हुआ, उसके बाद जो जीर्णावस्था या प्रौढ़ अवस्था उसमें क्या होता है। प्रौढ़ अवस्था क्या है, मृत्यु वाला काल है। मतलब इसमें जो जीव का शरीर होता है बूढ़ा हो जाता है, ऊतक बनना नष्ट हो जाते हैं, कोश का विभाजन नहीं होता है। और क्या होता है कि इसमें जो जीव होता है वो उसके बाद क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सार्वभौमिक सत्य है जो कि इस काल के अंतर्गत बताया गया है। और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ
शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।